Hey everyone, welcome to my channel. इस चैनल पे मैं बात करती हूँ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में, वो भी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में. So let's begin for today's episode. Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the term economic crisis. आप लोगों ने यूजुअली सुनी होगी ये टर्म. इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल, एक पर्टिकुलर नेशन या पर्टिकुलर कंट्री इज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. सो बेसिकली क्या है ये इकोनॉमिक क्राइसिस, आइए जानते हैं. इस सिचुएशन को कहा जाता है जिस समय हमारी या किसी भी इकोनॉमी की या फिर कंट्री की और इवन ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सीवियरली डिसरप्ट हो जाती है. मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है. उस पूरे ड्यूरेशन को, उस पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस. सो बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिलती है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स दिखते हैं बिजनेस पर, हाउस होल्ड पर एंड ओवरऑल वेलबींग पर इकोनॉमी की. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस क्या होते हैं, किन वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस का ड्यूरेशन आता है. सो बेसिकली द फर्स्ट रीज़न इज फाइनेंशियल क्राइसिस, सेकेंड रीज़न इज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, थर्ड रीज़न इज करेंसी क्राइसिस एंड द फोर्थ रीज़न इज सोवरेन डेट क्राइसिस. तो क्या है ये चारों टर्म्स, आइए जानते हैं इन डिटेल वन बाय वन. सो द फर्स्ट रीज़न इज फाइनेंशियल क्राइसिस. फाइनेंशियल क्राइसिस कब होता है, जब हमारा बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है. बैंक सिस्टम फेल कब होता है, जब वो बैंक्स अनेबल हो जाते हैं अपने कस्टमर्स की तरफ ऑब्लिगेशंस जो थे उन्हें पूरा करने में, बेसिकली उन्हें डिपॉजिट्स वापस करने में. तब उस टाइम को कहा जाता है बैंक फेलियर. द सेकेंड वन इज स्टॉक मार्केट क्रैशेस, जो आप यूजुअली सुनते ही हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ गया है, निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम लो से भी नीचे आ गया है. दीज आर ऑल काइंड ऑफ टर्म्स वेयर यू कैन सी दैट स्टॉक मार्केट्स आर क्रैशिंग. एंड द थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव बबल्स. तो ये कुछ स्पेक्यूलेटिव बबल्स होते हैं जो मार्केट में क्रिएट कर दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस बट नॉट फंडामेंटल रीज़न. डिफरेंट रीजंस क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स या फिर कोई और रीजंस, बट फंडामेंटली उनका प्राइस इंक्रीज नहीं होता है. द सेकेंड वन इज इकोनॉमिक डाउनटर्न्स. इकोनॉमिक डाउनटर्न्स कब बोला जाता है, जब हम कहते हैं कि रिसेशन आ गया है. रिसेशन कब आता है, जब हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट बहुत ही नीचे चला जाता है. इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या प्रोडक्शन, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक जाते हैं या फिर बहुत कम होने लग जाते हैं. कंज्यूमर स्पेंडिंग्स भी कम हो जाती हैं. कंज्यूमर स्पेंडिंग्स कैसे कम हो जाती हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के लिए क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ जाती है. द थर्ड वन इज़ करेंसी क्राइसिस. करेंसी क्राइसिस कब होती है, जब हमारे नेशन की करेंसी बहुत ज़्यादा रैपिडली डिप्रिशिएट होने लग जाती है अगेंस्ट द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड. अभी हमारी रिजर्व करेंसी कौन सी है, डॉलर. तो जब हमारी करेंसी या इंडिया की करेंसी या किसी भी नेशन की करेंसी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होने लग जाएगी इन कंपैरिजन टू डॉलर, उसी टाइम को कहते हैं करेंसी क्राइसिस. और करेंसी क्राइसिस के रीज़न क्या क्या होते हैं, एक्सेसिव डेट्स. अगर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा डेट्स लिए हुए हैं एक्सटर्नल, तब करेंसी क्राइसिस हो सकती है. द सेकेंड रीज़न इज अनस्टेबल फिजिकल पॉलिसीज़. जब हमारे कंट्री की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं तब भी करेंसी क्राइसिस हिट होती है. द थर्ड इज़ एक्सटर्नल शॉक्स. एक्सटर्नल शॉक्स किस वजह से होती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से, जैसे कि अभी हुआ था पैंडेमिक. द थर्ड वन इज़ बेसिकली जियोपॉलिटिकल रीजंस. जियोपॉलिटिकल रीजंस कैसे होते हैं, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरीके की न्यूज़ से भी करेंसी इम्पैक्ट होती है. एंड द फोर्थ वन इज़ अगेन द स्पेक्यूलेटिव बबल्स. स्पेक्यूलेटिव बबल्स किसी भी कंट्री के करेंसी को डिक्लाइन करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं. सो द फोर्थ रीज़न ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इज सोवरेन डेट क्राइसिस.
व्हाट इज सोवरेन डेट क्राइसिस? सोवरेन डेट क्राइसिस तब बोला जाता है या उस पीरियड को बोला जाता है जब हमारी कंट्री अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पे करने में असमर्थ हो जाती है, या फिर वो कुछ टाइम के लिए उन पर्टिकुलर ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पाती है। उस सिचुएशन को कहते हैं सोवरेन डेट क्राइसिस। और सोवरेन डेट क्राइसिस के कारण क्या होता है, हमें दूसरे एक्सटर्नल डेट्स नहीं मिल पाते हैं। हम अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए जो भी एक्सटर्नल डेट्स या जो भी रिसोर्सेज चाहते हैं बाहर की कंट्रीज़ से, वो हमें अवेलेबल इजीली नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा हमें बोरोइंग कॉस्ट जो मिलती है वो भी बहुत हायर साइड पर मिलती है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, हमें क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिलती है ड्यूरिंग द फेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। द फर्स्ट वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा पीक पर होता है क्योंकि कंपनीज अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयज़ को हटा देती हैं, एंड जिसके वजह से अल्टीमेटली पॉवर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाते हैं। द सेकेंड वन इज़ डिक्रीज़ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग्स। कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टन होता है, तो सभी लोग अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं बिकॉज टू हैव दैट पर्टिकुलर मनी इन फ्यूचर। एंड द थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है तो वो इसी कारण से लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एंड जो अवेलेबिलिटी होती है उसमें भी बोरोइंग कॉस्ट बहुत हाई होती है, जिसके कारण सारा फाइनेंशियल सेक्टर अफेक्ट होता है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द बिजनेस एज अ होल। सो इन कंक्लूजन, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसे समझना, जिसे कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करना पड़ता है गवर्नमेंट को टू रिजॉल्व इट। और रिजोल्यूशन के लिए उनको बहुत सारे फिज़िकल और मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं, तभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से धीरे धीरे इकोनॉमी को बाहर लाया जाता है। सो ये था आज का वीडियो ऑन इकोनॉमिक क्राइसिस। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ डू like, share and subscribe. Thank you.